हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल कॉमर्स एकेडमी 2.0 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो पेपर 2018 के अंदर आयोजित हुआ था, उसका पेपर का विथ सॉल्यूशन आज जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर के अंदर बेहद ही खास जो है आपके साथ होने वाला है, क्योंकि इस पेपर के अंदर मैं आपको न कि क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट आपके सारे क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उसको व्याख्या के सहित मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले जो भी आगामी मेरी वीडियो है आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी के आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल है। यानी जो भी मानव संसाधन है उसके अंदर जब आप क्या करते हो, मानव संसाधन का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, तो उसके अंदर कौन कौन से जो पहलू हैं वहाँ उसके अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे पहला जो उसके अंदर होता है श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू, कल्याण पहलू और औद्योगिक संबंधी पहलू। यानी ये तीनों पहलू जो है ये एक मानव के लिए होना अति आवश्यक है। यानी देखो, मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर हम जो है मानवों का जो है जो भी मनुष्य है या जो कर्मचारी है उनका हम क्या करते हैं, सही ढंग से प्रबंध करते हैं और उनको इस प्रकार से सुनियोजित करते हैं कि वो अच्छे ढंग से कार्य करें और बेहतर परिणाम देने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हम मानव संसाधन के पहलू को भी ध्यान में रखते हैं और उसके कल्याण पक्ष को भी ध्यान में रखते हैं और औद्योगिक संबंधी पहलू को भी ध्यान में रखते हैं। तो इसका आंसर संख्या हो जाएगी आपका 4, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध सार है, किसका सार है। देखिए अब मैंने क्या कहा कि मानव संसाधन जो है आपका प्रबंध जो है वो किसका प्रबंध करता है, मनुष्यों का प्रबंध करता है। किसका करता है, मनुष्यों का करता है या आपके कर्मचारियों का प्रबंध करता है। तो इसके अंदर देखना जो है आपका जो समूचे संगठन का प्रबंध करना, ये तो कतई नहीं है क्योंकि इसके अंदर संगठन का प्रबंध कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, व्यक्तियों और वस्तुओं का प्रबंध नहीं। मैंने क्या कहा था, ये किसका प्रबंध करता है, मनुष्यों या कर्मचारियों का। वातावरण का प्रबंध करता है, नहीं, ये वातावरण का प्रबंध नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, व्यक्तियों का प्रबंध। तो इसका ऑप्शन संख्या क्या होगा, सेकंड। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर का टिक करना, आपको ये भी समझना कि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का सार है, क्या सार है, देखिए इसके अंदर क्या बताया, समूचे संगठन का प्रबंध करना, नहीं, पूरे संगठन का प्रबंध नहीं करना है हमें केवल व्यक्तियों का प्रबंध करना। क्या करना है, केवल व्यक्तियों का प्रबंध करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, व्यक्तियों के वस्तुओं का प्रबंध करना, नहीं, ये भी नहीं है। वातावरण का प्रबंध करना, नहीं, वातावरण का प्रबंध नहीं करना, हमें व्यक्तियों का प्रबंध करना एचआरएम का सार कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन संख्या थर्ड। क्वेश्चन संख्या थर्ड क्या कहती है, देखिए क्वेश्चन संख्या 3 कहती है आपके सामने कि जो भी आपके मानव संसाधन है उनके प्रबंध के कौन कौन से क्षेत्र है। यानी मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम के कौन कौन से स्कोप है या कौन कौन से क्षेत्र है। तो देखिए सबसे पहला प्रशिक्षण या विकास या एवं विकास, संगठन एवं विकास, सेवी वर्गीय अनुसंधान एवं प्रणाली, सूचना प्रणाली। तो इसका उपयोग सभी, यानी इसका आंसर संख्या क्या होगी, 4। यानी क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा, 4। यानी मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र के अंदर ये होता है कि इसके अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है, कर्मचारियों का विकास किया जाता है, संगठन का विकास किया जाता है, सेवी वर्गीय अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली जो है उनको प्राप्त करवाई जाती है। ठीक है, प्रोफेशनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। यानी जो भी आपके उद्देश्य द्वारा प्रबंध करोगे, तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि आदेश की एकता हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी, निर्देश की एकता वो 14 जो सिद्धांत थे वो किसने दिए थे, आपके हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे प्रबंध के सिद्धांत। लेकिन उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सिद्धांत जो है पीटर एफ ड्रगर के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के अंदर। आज हमें पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप मेरे तक क्वेश्चन में आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। उद्यमिता से क्या आशय है, उद्यमिता बोल रहा, ना कि उद्यम न उद्यमी, हमें पूछ रहा उद्यमिता क्या है, उद्यमिता से आपका क्या आशय है। तो देखिए उद्यमिता से आपका क्या आशय है, तो इसके अंदर मैं सारे पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ, जो अच्छा लगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्ति देना, किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्यों को प्रारंभ करने की इच्छा, भावना और योजना।
ठीक है, सरकार में मंत्री पद पर लगाना। ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमें जब कोई भी बिजनेस हम कोई इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो भी नए नए थॉट होते हैं या हमारी जो भी इच्छा होती है, जो भी हमारे जो भावनाएं होती है, जो भी हमारी जो योग्यताएं होती हैं, वो हमारी उद्यमिता कहलाती है। न कि कोई सरकार का पद पर नियुक्त करना या हमारा कोई CEO नियुक्त करना, तो ये तो कोई कतई नहीं हो सकता। तो उद्यमिता का आशय क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति द्वारा नए कार्य प्रारंभ करने की इच्छा, भावना और योजना ही क्या कहलाती है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, यानी उद्यमिता कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है। आप जब भी एग्जाम में जाए तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी नहीं शब्द लिखा है उस पर आपको एक बार गोला बना देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में हमेशा नई शब्द नहीं दिखता है, ध्यान रखना है ना। तो ये ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है? देखो, नवाचार, इनोवेशन है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर नए नए विचार आपके सामने आने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, आपके संगठन की क्या क्या दक्षता ये आपके सामने होनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता भी उस ऑनर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उदासीन नहीं होना चाहिए। ये तो हमेशा कतई नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उदासीन होता है तो कभी बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन संख्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उद्यमी और प्रबंध समान शब्दावली है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर अपने आप में ये क्वेश्चन है। देखिए, उद्यमी का मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। और प्रबंध का मतलब क्या होता है? मैनेजर, जो मैनेज करता है। उद्यमी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति होता है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, और वो कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है, यानी अपने जो भी फॉर्म है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करा उसका क्या होता है? स्वामी होता है। लेकिन जो प्रबंधक होते हैं वो कभी भी स्वामी नहीं होते, वो क्या होते हैं? कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। फॉर्म में क्या करते हैं? कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो आपके उद्यमी है वो आपके किसके रूप में कार्य करते हैं? स्वामी के रूप में कार्य करते हैं, और प्रबंधक एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोनों क्या है? एक शब्दावली क्या है? सही है या गलत है? ठीक है, तो ये मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन क्या है? ये गलत है। दोनों कभी भी समान नहीं होते, ध्यान रखना। ये गलत अवधारणा है कि कभी भी उद्यमी और प्रबंध जो है कभी भी समान नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि उद्यमी जो है अपने फर्म का या अपने व्यवसाय का स्वामी होता है, जबकि प्रबंधक जो है अपने फर्म का, अपने संगठन का एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है और एक फिक्स वेतन के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, और उद्यमी जो है सारी जोखिम वहन करता है और प्रबंध जो है जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन संख्या 8 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा HRM, बहुत ज्यादा क्वेश्चन HRM से आ रहे हैं, का कार्य नहीं है। मैंने क्या कहा? जब भी नहीं आए उसका गोला बना दो, आपको पता रहे कि इसमें हमें नई शब्द को ढूंढना है, बाकी सब को रहने देना है। देखिए, मानव संसाधन जो प्रबंध जो है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका कौन सा कार्य नहीं? अभिप्रेरणा। हम कर्मचारियों को मोटिवेट करेंगे जिससे वो अधिक ढंग से, सही ढंग से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, हम उनको परिवर्तन प्रबंध करेंगे, यानी अगर कोई अच्छा प्रबंध नहीं कर रहा है तो उसको दूर करेंगे, नया प्रबंधक नियुक्त करेंगे, विकास करेंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी HRM के अंदर उत्पाद एवं सेवा का कार्य नहीं किया जा सकता, यानी सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, कभी भी इसके अंदर नहीं किया जाता। ये तो किसका पार्ट माना जाता है? ये सेल्स का पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? सेल्स का। ध्यान रखना, HRM का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, उनके अंदर जो भी प्रबंधकों के साथ जो अच्छे संबंध स्थापित करना, उनके अंदर प्रशिक्षण देना जिससे अच्छे कार्य कर सके, उनके विकास करना, डेवलपमेंट करना। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? HRM के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है? देखिए, मानव संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? अब वापिस देखिए, इसके बारे में, स्किल के बारे में पूछता है कि मानव संसाधन जो प्रबंध है उसके लिए कौन सी दक्षता जो है आवश्यक नहीं है। देखिए, अब देखिए, ये दक्षता के बारे में बात कर रहा है, स्किल के बारे में बात करता है। तो देखिए, जो आपकी स्टाफिंग है, जो आप जो कर्मचारी को नियुक्त करते हो, अच्छे
अच्छे कर्मचारियों को अगर आप नियुक्त करोगे तो अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, ठीक है। आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उनके साथ स्थापित करोगे तो अच्छे ढंग से वो कार्य कर पाएंगे, ठीक है। उनके पास एथिक्स कॉन्टैक्ट स्थापित करोगे तो भी वो अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। लेकिन उनसे तकनीकी मशीनरी ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तीनों अति आवश्यक है, ठीक है। आपको मशीन का नॉलेज है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको उन कर्मचारियों के बीच अच्छा जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। तो ये सारे पार्ट माने जाते हैं। लेकिन ये जो तकनीकी ज्ञान है वो एक बात की बात है कि आपको उस मशीन के बारे में जानकारी है या नहीं है। लेकिन सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए, आपको अच्छे कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार जो अच्छा होना चाहिए, उनके साथ अच्छा नैतिक व्यवहार होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कंपनी सचिव के कर्तव्य, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये जो टॉपिक जो है कंपनी सचिव वाला ये आपके सिलेबस से तो हट चुका है, लेकिन जो आया हुआ है तो मैं आपको इसको बता देता हूँ ना। देखिए कंपनी सचिव के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कौन कौन से जो है क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है। तो देखिए मंडल की साधारण सभा का प्रशासन करना, ठीक है। उसके बाद आंतरिक नियम और संयम का अनुपालन करना। तो देखो आप जो कोई भी साधारण सभा का अगर कोई कंपनी सचिव होगा तो उसका जो है प्रशासन करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, और कोई भी अगर आंतरिक नियम है उसका पालन भी करेगा। तो इसका ऑप्शन संख्या सेकंड होने वाला है, यानी थर्ड, दोनों ऑप्शन इसके सही है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका आंसर होने वाला है। अब देखिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन संख्या 3 के अंदर, क्वेश्चन संख्या 11 के अंदर, क्वेश्चन संख्या 11। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है कि उपभोक्ता मंच शिकायत कौन कर सकता है, यानी कोई भी उपभोक्ता मंच पर शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। उपभोक्ता मंच में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, यहाँ पर एक शब्द इन्होंने मिस कर दिया है। वैसे तो आरपीएससी जो क्वेश्चन पेपर लेती है वो थोड़ा लेगी, तो थोड़ा अपडेट वर्जन में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में समझ में नहीं आया तो इसको आपको इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उपभोक्ता मंच में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, एक उपभोक्ता दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय होता है या आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, धोखा होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको पूरा स्वतंत्र अधिकार है कि आप वहां पर जाकर आप अपनी उपभोक्ता मंच के अंदर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कंपनी अधिनियम 2013 अथवा तत्कालीन क्रियाशील एवं अन्य कोई भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत या स्वैच्छिक उपभोक्ता परिषद भी उसके अंदर जाकर अपना उपभोक्ता मंच के अंदर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही जो है अपनी जो भी सूचना है, अपनी जो भी शिकायत है वो जो है उपभोक्ता मंच के अंदर जाकर दर्ज कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर संख्या 4 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, समझ में आ रहा है सभी को। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी। चलिए आगे चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 जो है वो क्या कहता है, एक अनुबंध का निष्पादन हो सकता है। अब देखिए अगर कोई भी अनुबंध का निष्पादन हम करते हैं तो अनुबंध के प्रदर्शन के आधार पर करते हैं, कानून की क्रियाशीलता के आधार पर करते हैं और पारस्परिक ठहराव के आधार पर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4। देखिए सभी क्वेश्चन में अगर कभी भी उपयोग सभी दे रखा है तो कभी भी डायरेक्ट उपयोग सभी टिक ना करें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि कभी मैं अभी कुछ एक दो क्वेश्चन आने वाले मैं बताऊंगा उसके अंदर उपयोग सभी दे रखा होगा लेकिन आंसर कोई अदर दे रखा है। तो आप कभी भी उपयोग सभी दे रखा है तो डायरेक्ट टिक नहीं करें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, उसके बाद उसके ऑप्शन को पढ़ें। अगर वास्तव में लगता है कि सारे ऑप्शन सही है फिर उपयोग सभी टिक करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगा कि एक अनुबंध का निष्पादन हो सकता है, तो अनुबंध के द्वारा, अनुबंध के प्रदर्शन के द्वारा, कानून के क्रियाशीलता के आधार पर और पारस्परिक ठहराव के आधार पर हम जो है एक अनुबंध का निष्पादन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुबंध आवश्यक लक्ष्य है नहीं है। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा, नहीं शब्द को ऐड करना है, आपको ध्यान रखना, गोला बना दो, क्योंकि आपको इसको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन जो सर ने इसने पहले गोला लगा दिया कि इसके अंदर लक्ष्य नहीं है, आपको नहीं ढूंढना है। देखिए लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक भी ध्यान रखना। देखिए सारे लक्ष्य दे रखे हैं, पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रतिफल की पर्याप्तता, हाँ अगर कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए, सहसम्मति होनी चाहिए, सभी पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए, और उद्देश्य वैधता के आधार पर यानी कानूनी के आधार पर बनाए होने चाहिए। तो देखो ये सारे ऑप्शन सही है। और इसने क्या पूछा
या नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आप अपनी ऑफिशियल जो है आंसर की जो है मैं आपको साथ साझा कर दूंगा, उसके अंदर देख लेना, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो डिलीट होने योग्य है तो वो डिलीट होके रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन के अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, विपणन का लक्ष्य क्या है। अब इसके अंदर सिर्फ लक्ष्य पूछा है, नहीं के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको मार्केटिंग के बारे में समझा देता हूं कि मार्केटिंग होती क्या है ना, विपणन क्या होता है। विपणन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बाजार के अंदर कस्टमर है, जो भी ग्राहक है, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है हमें उत्पादन करना, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई भी कार्य करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन्हें संतुष्टि प्रदान करना, यही जो है एक विपणन का मुख्य लक्ष्य होता है या मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए नए ग्राहकों को आकर्षित करना है, वेरी गुड, ये इसका टारगेट होता है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा यही टारगेट होता है कि हमारे जो भी कस्टमर हैं उनको हमारी ऑफ क्या करना है, आकर्षित करना है। उच्च स्तरीय मानक निर्धारित करना, मूल्य में वचनबद्धता, यानी मूल्य एक स्टेबलिश होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं होनी चाहिए, ना कि कम प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेबलिश्ड होनी चाहिए। संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना, हाँ ये भी बात सही है कि जो भी कस्टमर है उनके साथ जो हम अच्छे बिजनेस रिलेशन स्थापित करेंगे, अच्छा हम मैनेजमेंट करेंगे और अच्छा मार्केटिंग करेंगे तो हमसे क्या होगा, कस्टमर जुड़े रहेंगे और एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जोड़कर रखेगा और नए कस्टमर भी हमारे सामने लेकर आएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, तो विपणन के लक्ष्य क्या क्या है, नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना, उच्च स्तरीय मानक निर्धारित करना, मूल्य की वचनबद्धता, ठीक है, संतुलित प्रदान करना, संतुष्टि प्रदान करना और वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना और उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की, डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सब बता देता हूँ। पहले बताता हूँ मैं आपको प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। अब देखिए आपको अगर पूछ लिया जाए कि निजी क्षेत्र के अंदर जो सदस्य है उनकी संख्या कितनी है, तो देखो जो सदस्य है निजी क्षेत्र के अंदर, निजी सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सार्वजनिक क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर। देखो सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर देखिएगा, यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 7 होती है। न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 7, और यहाँ पर संख्या कितनी होती है, 2। अधिकतम संख्या की बात करती है तो यहाँ पर जो है 50, यहाँ पर आपको जो अधिकतम संख्या दे रखी है निजी क्षेत्र के अंदर। और अगर आप कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अधिकतम संख्या कितनी दे रखी है, आपकी 100 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी के अंदर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक कंपनी के अंदर अधिकतम संख्या कोई निर्धारित नहीं है, ये तो है कंपनी के सदस्यों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि कंपनी के संचालकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन संख्या होगी 15। देखो चाहे निजी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों के अंदर जो संचालकों की जो संख्या होती है, डायरेक्टरों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 15 होती है, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया कि कंपनी के अंदर, सार्वजनिक कंपनी के अंदर संचालकों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम 15। ठीक है, न्यूनतम की जो बात करते हैं न्यूनतम तो 2 ही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लॉजिकल वाला, इस क्वेश्चन को समझना अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं और क्या हो सकता है, तो देखो इसके अंदर कर्ता कब होता है, जब HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF के अंदर होता है कर्ता। स्वामी कौन होता है, स्वामी कौन होता है, फर्म के अंदर जो है, कंपनी के अंदर कंपनी का जो मालिक क्या कहलाता है, कंपनी का स्वामी कहलाता है। साझेदार कौन है, जो फर्म के अंदर जो साझेदार जो है, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो साझेदार द्वारा पूंजी लगाते हैं व्यापार के अंदर, वो साझेदार कहलाते हैं। तो यहाँ पर साझेदार का नाम आ चुका है तो ये वापस तो आएगा नहीं, और ये कर्ता भी नहीं होगा क्योंकि कर्ता किसके अंदर होता है, HUF के अंदर होता है। स्वामी किसके अंदर होता है, कंपनी के अंदर होता है। तो बाकी कौन हुआ, अभिकर्ता, यानी एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों के क्वेश्चन गलत हुआ था, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये था। बच्चे सब क्या करते थे, साझेदारी पे टिक करके आ जाते थे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है कि पूंजी बाजार, जो आपका कैपिटल मार्केट है, देखिए ये पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट जो है उसके अंदर जो आपका प्राथमिक बाजार है और द्वितीय बाजार का दूसरा नाम क्या है, गौण बाजार। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार द्वितीय बाजार जो है वो एक दूसरे के क्या है,
देखिए मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त के बारे में ना। वित्त बाजार का मतलब होता है जहाँ पर मुद्राओं का लेन देन किया जाता है, यानी मुद्राओं को आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है मुद्रा बाजार और एक होता है आपका पूंजी बाजार। अब आपको किससे पूछा है? पूंजी बाजार से क्वेश्चन पूछा है कि पूंजी बाजार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है द्वितीय बाजार। अब इसके अंदर ये पूछा है कि ये दोनों क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि वित्त बाजार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट एक होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पूंजी बाजार के अंदर यानी कैपिटल मार्केट के अंदर जो आपका जो प्राइमरी मार्केट है, जो यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, दोनों एक दूसरे के क्या है? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्योंकि जो आपका जो प्राइमरी मार्केट है वो क्या करता है? जो भी नई जो प्रतिभूति है उसको क्या करता है? इशू करता है। और जो द्वितीय मार्केट है जो पुराने से निर्गमित की गई जो है आपकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, और ये सिर्फ क्या करता है? क्रय करता है। ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होती है? पूरक होती है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन एक भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको पूरी मेहनत के साथ आंसर टिक करने हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्र का तत्व नहीं है? जेकब मैकार्थी के द्वारा, देखिए नहीं पूछा है, देखो जेकब मैकार्थी के द्वारा विपणन मिश्रण के कितने 4 पीज, कितने 4 पी 4 पीज का जो है प्रतिपादन किया गया। इसके अंदर प्राइस पैलेस प्रोडक्ट या प्राइस पैलेस। उसके बाद 4th पॉइंट है परमोटेशन। क्या है? परमोटेशन। तो देखिएगा अब मैं आपको वापस बता देता हूं क्या क्या है। प्राइस, प्रोडक्ट, पैलेस और परमोटेशन। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पैकेजिंग। यहाँ पर क्या मतलब होता है? पैकेजिंग, यानी इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊं उत्पाद, मूल्य, स्थान, और दूसरा होता है आपका 4th जो होता है सर्वधन। क्या होता है? सर्वधन, यानी प्रमोट करना, यानी किसी कार्य को अगर कोई भी वस्तु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो उत्पादन, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और परमोटेशन। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था? पैकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ये नहीं पूछा है, तो ऑप्शन संख्या ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी जो आपका पैकेजिंग है इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर तो दिमाग है, आपको पता है कि जो भी भाई जो संचालक होंगे वो तो क्या होंगे? कंपनी के दिमाग होंगे। लेकिन कंपनी के सचिव क्या होंगे? जैसे कि स्वामी जो है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊं कि स्वामी जो है वो कंपनी के क्या है? दिमाग है। सही बात है, वो जो कहेंगे नीतियां बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, वो तो क्या हुआ? कंपनी के दिमाग है। लेकिन कर्मचारी क्या है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी के जो संचालक जो है, डायरेक्टर तो दिमाग हो गए, लेकिन सचिव क्या हो गए? तो कर्मचारी क्या होंगे? देखिए गला तो नहीं हो सकते, गला का कोई यूज नहीं है, ना का कोई यूज नहीं है। तो देख अब इसका यूज क्या है? देखो कान। कर्मचारी अगर कोई भी स्वामी या फिर कोई अधिकारी इनको कुछ भी योजना बताएंगे तो उसको एक बार सही ढंग से, या फिर कोई भी नीति बताएंगे या कोई निर्देश देंगे तो वो उनसे सुनेंगे, फिर उनको देखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। यानी कोई भी उनको बता दिया जाता है, कोई स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि आपको इनके अनुरूप कार्य करना है, तो वो आंखों से देखेंगे, फिर हाथ से वो क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा सेकंड। बाकी आरपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देती है जो आपके तार्किक क्षमताओं पर निर्भर होते हैं, जो आपको उसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग से उसको सोचकर उसका आंसर को टिक करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 19वें का आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका है जो आंसर, अब क्वेश्चन है 20, क्या कह रहा है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कि इस क्वेश्चन के अंदर भी सारे के सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन ने आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये भी प्रथम हो सकता है। ठीक है, योजना तैयार करना, अब इस क्वेश्चन की वजह से डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या कहा? उद्देश्यों का निर्धारण करना। अगर कोई भी हम नियोजन करेंगे सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, योजना भी तैयार करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन, ये दोनों आंसर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 21 जो है वो एक आपके जो बिजनेस लॉ से संबंधित है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैं इस चाहूं तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में टिक कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको पूरा इसका आंसर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्ताव की। किसकी बात करते हैं? प्रस्ताव।
प्रस्ताव का मतलब होता है हम किसी के सामने हमारी कोई बात जो है, हमारी कोई इच्छा जो है हम उसके सामने रखते हैं, वो कहता है प्रस्ताव। ठीक है, और प्रस्ताव के अंदर हमारे कोई व्यक्ति द्वारा अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती है, उसको कोई अगर स्वीकृत कर लेता है कि आपने जो प्रस्ताव रखा एकदम सही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ठहराव कहलाता है। क्या कहलाता है, ठहराव कहलाता है। लेकिन सुनना, जो ठहराव है जो कानून द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं, जो कानून के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, वो क्या बन जाते हैं, आपके अनुबंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अनुबंध। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं, जो ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तन हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुबंध। तो क्वेश्चन संख्या जो आपका 21 का आंसर क्या होगा, आंसर 4 होगा। ठीक है, ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुबंध कहलाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज द इनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून द्वारा इनफोर्सेबल का मतलब होता है परिवर्तन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनुबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आयोग। देखिएगा, जिला उपभोक्ता आपके, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उपभोक्ता आयोग। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग ये भी लिख सकते हो आप। उपभोक्ता आरक्षण सहयोग जो संरक्षण आयोग जो कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, 3 होता है, देखो 1 2 3। सबसे पहले होता है जिला स्तर पर जिला आयोग। ठीक है, दूसरे स्तर पर होता है जिला स्तर पर, और दूसरा होता है राज्य आयोग, तीसरा होता है राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, ये देखो 3 होते हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अब आपको किससे पूछा है, राष्ट्रीय आयोग से क्वेश्चन पूछा है, तो इन दोनों को आप हटा दीजिए, इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, राष्ट्रीय आयोग से इसका आंसर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या कह रहा है, सुनो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आयोग में खाली जगह दे रखी है से अधिक मामलों पर विचार नहीं किया जाता। देखिए ये क्वेश्चन पुराना है, 2018 से भर्ती का है। तो अब अपना जो है इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 लागू कर दिया गया है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 20 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना कर दी गई है। ध्यान रखना ना, इसके अंदर कुछ थोड़े चेंजेस किए गए। मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो जिला स्तर पर जो है वो आपके 50 लाख से लगाकर 2 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर 50 लाख तक जो है आपके यहाँ पर जो है आपको दे रखी है कि 50 लाख तक जो आपकी कोई भी शिकायत है जो जिला स्तर पर आप जो है यहाँ पर जो है सूचना दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद राज्य स्तर पर 50 लाख से लगाकर 2 करोड़ तक, कितने 2 करोड़ रुपए तक की जो है आप जो अपनी सूचना जो है राज्य आयोग तक, यानी राज्य आयोग तक आप जो अपनी सूचना या अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हो। राष्ट्रीय आयोग के अंदर 2 करोड़ से अधिक, मोर देन 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ से अधिक जो है आप जो है वहां पर अपनी सूचना को जो है या अपनी जो शिकायत जो है उसको दर्ज करवा सकते हो। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबव एंड 2 करोड़ में, यहाँ पर एक ऑप्शन लिख देता हूँ 2 करोड़। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। किसकी तरह OTCEI प्रारंभ किया गया, ये एक जो है आपका शेयर मार्केट का पार्ट होता है जो निजी क्षेत्र के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। ये किसके आधार पर प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, NASDAQ के आधार पर इसको जो है प्रतिपादित किया गया था या इसके आधार पर प्रारंभ किया गया था। ये सबसे पहले जो है शेयर मार्केट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के रूप में इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन संख्या 24 कहता है कि विपणन का कार्य नहीं है। आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, नहीं शब्द को पकड़ना है, ध्यान रखना, नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके अंदर सिर्फ जो है बाजार संबंधी बातें करेंगे, इसके अंदर विपणन के अंदर कभी भी क्रय विक्रय से संबंधी बातें नहीं करेंगे। देखिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए बाजार में सूचनाओं को संग्रहण करना और उसका विश्लेषण करना, ये एक मार्केट का कार्य होता है। विपणन का नियोजन करना, हमें बाजार के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हम नियोजन करते हैं कि कस्टमर कैसे होंगे, कस्टमर को कौन कौन सी जो है नई नई चीज़ें पसंद है, उनके अनुसार हमें उत्पादन करना, उत्पाद की रूपरेखा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कैसे डेवलप करना है। तो ये तो सारे इसके कार्य है, लेकिन माल का क्रय एवं उत्पादन इसका कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा विपणन का कार्य नहीं है, तो माल का क्रय और उसका उत्पादन इसका कार्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को।
कैसा लग रहा है क्वेश्चन के पोस्टमार्टम, समझ में आ रहा है एकदम, वेरी गुड, थम्स अप कीजिए सभी को समझ में आ रहा है तो। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि हमारे द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हैंड रिटन नोट्स भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे दूंगा, तो मेरे जो है हैंड से लिखे हुए नोट्स जो है इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडी के, तो आपको मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपये जो है उसकी शुल्क रखी गई है, तो आप देख लीजिएगा। अगर अकाउंट्स के नोट चाहिए तो 99 रुपये, बिजनेस के चाहिए तो 99 रुपये, और आपको इकोनॉमिक्स में चाहिए तो 99 रुपये, है ना, ठीक है। तो 39 आपको 9999 आपको पे करने हैं। देख लेना आपको कितने हो सकते हैं, लगभग आपको 300 जो है आपको वहाँ पर पे करने होंगे। तो आपको जो है तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे और मेरे द्वारा लिखे गए हैं, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, वो भी हमें मैसेज करके बता देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन संख्या 25 की। चलिए आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन संख्या 25 क्या कहता है कि किस धारा, कौन सी सेक्शन ये हमें कहती है कि इसके अंदर कंपनी सचिव के कार्यों का विवरण है। देखो ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कंपनी सचिव हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं आपके लिए थोड़ा करवा देता हूँ कि 2 मिनट लगेंगे, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव का कार्य का विवरण नहीं है, तो धारा 205 के अंदर इसका विवरण नहीं है। तो इसका आंसर विवरण है, कार्यों का विवरण है, तो धारा 205 के अंदर इसका विवरण दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है कि एक पुस्तक है हेनरी प्योल द्वारा 1916 में लिखी गई है। वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है। उस पुस्तक का क्या नाम है? कौन सी पुस्तक हेनरी प्योल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। ये सबसे पहली पुस्तक थी जब उन्होंने हेनरी प्योल ने 1916 के अंदर लिखी थी। उनकी दूसरी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियलिटी मैनेजमेंट, ये इनकी सेकंड पुस्तक है। और इनकी फर्स्ट पुस्तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिटी एंड जनरल, इनका एक जो सबसे पहली पुस्तक है जिसका प्रतिपादन इन्होंने 1916 के अंदर हेनरी प्योल द्वारा किया गया था। ओके चले आगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 27। अब देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है? विपणन अनुसंधान के लक्षण है, यानी कोई भी हम जो है मैनेजमेंट जो है रिसर्चमेंट करते हैं या मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। देखिए हम बात करते हैं विपणन अनुसंधान की यानी मार्केटिंग रिसर्च की, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण जो है हमारे पास होने चाहिए। देखिए हम जो है इनोवेटिव यानी इंटेटिव यानी जो है संघन अध्ययन करना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंटिफिक अप्रोच के साथ अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। हम डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा टूल अच्छा होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर होगा, यानी विपणन अनुसंधान के अंदर संघनन अध्ययन करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति के आधार अध्ययन करना चाहिए, निर्णय अच्छे होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 क्वेश्चन क्या कहता है? विपणन में क्रय विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि विपणन में परचेज और सेल्स दोनों क्रियाएं एक्टिविटी शामिल होती है। तो ये कहते हैं आपके प्याले साहब। कौन कहते हैं? प्याले साहब। क्या कहते हैं कि प्याले साहब के अनुसार ये कहा जाता है कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 29 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन संख्या 29। देखो 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्केट के अंदर आपके कौन कौन से जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। देखिएगा मैंने पहले ही बताया है कि आपको जब भी मार्केट के बारे में क्वेश्चन आए उसके अंदर ये ध्यान रखना कहीं पे भी सेल्स और परचेज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर एक उत्पाद एक सेवा होनी चाहिए, सही बात है। एक व्यक्ति होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, सही बात है। एक विचार होना चाहिए, एक अनुभव होना चाहिए। तो उपयोग सभी। इसके अंदर कहीं पे भी परचेज की बात नहीं है, कहीं पे भी सेल की बात नहीं है। तो इसके सारे क्षेत्र एकदम सही है। क्वेश्चन संख्या 30 जो है वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो है आपको इसको ध्यान में रखना ही रखना है। ये क्या कहता है? बहुलांक और मध्यकांक, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ें। क्वेश्चन संख्या की 30 क्या कह रहा है? मोड एंड मीडियन आर क्या है? ये दोनों क्या है? एक आपका अर्थमेटिक मीन है यानी ग्रहित माध्य है, या एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव मीन है, या आपका डिविजनल यानी प्रभागीय माध्य है। ये तीनों नहीं है। इसका सही आंसर होगा स्थिति माध्य। जब मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ाए थे, आप सभी हमारी कॉमर्स एकेडमी 2.0 वाले सीरीज में जाइए, वहाँ पर मैंने पूरी स्टडीज करवा रखी है। वहाँ पर आप जब जाओगे तब मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को 2 भागों में बांटा गया है।
दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग जो होता है आपका गणितीय माध्य होता है और दूसरा होता है आपका स्थिति माध्य होता है। कौन सा होता है? स्थिति माध्य। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो भागों में बांटे जाते हैं, एक तो गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य के अंदर कौन कौन होते हैं? अर्थमेटिक मीन होता है, आपका हार्मोनिक मीन होता है और आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। लेकिन स्थिति माध्य के अंदर दो ही होते हैं, एक तो आपका माध्य होता है, सॉरी एक आपका माध्य का होती है और एक आपका बहुलक होता है, यानी आपका मीडियन होता है और आपका मोड होता है। तो इसका आंसर क्या होता कि बहुलक और माध्यकांक, यानी मोड और मीडियन किसके अंदर होते हैं? यानी मोड और मीडियन किसके अंदर होते हैं? स्थिर माध्य के अंदर होते हैं। यानी स्थिर माध्य के अंदर का मतलब क्या होता है? स्थिति माध्य के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। औसत को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। बहुलक और आपके जो माध्य के किसके संबंध में होते हैं? स्थिति माध्य के अंदर होते हैं। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन संख्या 31। क्वेश्चन संख्या 31 क्या कहता है कि कार्बनिक खेती जो हमें करनी है उसके लिए कौन कौन से उपाय आपको सुझाव के रूप में दिए जाने चाहिए। तो इसके अंदर देखिए, अगर कभी भी खेती करते हैं तो शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शुष्क खेती की आवश्यकता नहीं है। देखो ये आप पर उपयोग सभी दे रखा है, नहीं करना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन गलत करवाएगा। इसका करेक्ट आंसर होता है जैविक खाद का प्रयोग करोगे जिससे कार्बनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन संख्या 32। ठीक है, 32 क्या कहता है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार वृद्धि के लिए वर्तमान शब्द प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो मैं बता देता हूं सभी को कि इनमें से जो भी दे रखी है वो कोई नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये तीनों नहीं है क्योंकि ये सबसे पुरानी है। ये पहले के जमाने में चला करती थी। आज तो पता है अग्निवीर चल रहा है, आप सभी को पता है। तो बहुत सारी योजना है जैसे कि आपकी नरेगा हो गई, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी वाली योजना हो गई। ठीक है, जो अभी हाल ही में उसके जो कार्य है जो 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिवस कर दिए गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये नई योजना है, अभी इस योजना के बारे में ध्यान नहीं रखना क्योंकि ये सब पुरानी योजना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन संख्या 33 की बात करते हैं। 33 और 34। अब देखिए 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक सुधार 1991। देखो मैं आपको बता देता हूं कि 1991 के अंदर हमारी नवीन इकोनॉमिक्स पॉलिसी यानी नवीन आर्थिक नीति 1999 के अंदर जिस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों के आधार पर 1991 की नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी संसाधनों के अफवाह हैं उसको कम करो, विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन करो और अनावश्यक और कठोर जो भी नीतियां हैं और नियम हैं उनको क्या करो? हटा दो। इसका मतलब क्या होता है कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? कि संसाधनों के जितने भी अफवाह थे उनको रोकने के लिए, ठीक है, विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन करने के लिए, अनावश्यक एवं कठोर नियमों को हटाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोग सभी। इन सभी की कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार 1999 की हमारे पास आवश्यकता हुई। ठीक है, अगर ये सब नहीं होते तो हमें इस नई नीति लाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए अब आपको पता है कि जो नीति जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? नीति आयोग। कौन बनाता है? नीति आयोग। पहले कौन बनाता था? योजना आयोग। ध्यान रखना सभी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो नीतियां बनाता था वो बनाता था योजना आयोग। इसको समाप्त करके 2015 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की घोषणा कर दी गई है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में अभी बने हैं, मुझे बता दीजिए। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन जो है आने लायक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भाई साहब है। और जो उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष जो अभी बने हैं वर्तमान में, वो मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक सुधार में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अब देखो मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन के अंदर नहीं शब्द आए तो आपको नहीं शब्द पर गोला जरूर बनाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत करवा सकता है। तो आर्थिक सुधार की जब मैं बात करता हूं कि आर्थिक सुधार के अंदर एक पॉलिसी लाई गई 1991 की। उसके अंदर जो है हमारे जो प्रधानमंत्री थे जो नरसिम्हा राव और उस समय जो है वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी को लाया। किसको लाया? एलपीजी। अगर इस आप सभी को एलपीजी की फुल फॉर्म आती है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सही कर सकते हैं। देखो एलपीजी का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या
क्या होता है, लिबरलाइजेशन। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों तो है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, नेशनलाइजेशन नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण इसका ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक सुधारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, राष्ट्रीयकरण शामिल नहीं है। आपका उदारीकरण शामिल है, निजीकरण शामिल है, वैश्वीकरण शामिल है, लेकिन राष्ट्रीयकरण शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर संख्या फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन संख्या 35। क्वेश्चन संख्या 35 क्या कहता है कि आपका देखिए 35 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या देखिए 35 कहता है कि सूचकांक की आदर्श विधि कौन सी है, यानी आपका सबसे बेस्ट आइडल जो है इंडेक्स कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले जो है सूचकांक का जो आदर्श सूचकांक जो है या आदर्श विधि जो है वो कौन सी है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, पूरा ध्यान से सुनना। सूचकांक की आदर्श विधि सबसे जो है आदर्श विधि है वो है आपकी फिशर की आदर्श सूचकांक विधि। देखिए सबसे पहले ये देखिए फिशर की ये जो है आदर्श सूचकांक विधि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है लेस्पियर और पासे का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है, लेस्पियर और पासे का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। यानी फिशर विधि ज्ञात करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। वापिस सुन लेना, इसको सूचकांक की आदर्श विधि किस लिए कहा जाता है, क्योंकि फिशर की जो इस विधि को आदर्श सूचकांक विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर गुणात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर लेस्पियर और पासे का जो है गुणात्मक माध्य ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे जो है फिशर का आदर्श सूचकांक विधि कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो जब भी सूचकांक की आदर्श विधि की बात करें तब उसका नाम किसका आएगा, फिशर की आदर्श सूचकांक विधि का नाम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन संख्या 36 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन संख्या 36 कहता है पूंजी बाजार में संगठित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन मैंने अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था। ये दोनों क्या है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब ये क्वेश्चन वापस आया है कि कैपिटल जो मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए इसका मैं क्वेश्चन का थोड़ा एक विस्तृत में बताऊंगा। देखो 36 का आंसर है कि पूंजी बाजार में संगठित क्षेत्र जो है उस पर नियंत्रण कौन करता है, यानी कैपिटल मार्केट पर जो कंट्रोल कौन करता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम समझिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि फाइनेंशियल जो है आपका मार्केट जो है, फाइनेंशियल का मार्केट का मतलब होता है जहां पर फाइनेंस यानी वित्त का आदान प्रदान किया जाता है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, एक होता है आपका मनी मार्केट, एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार ये होता है मुद्रा बाजार, ये होता है पूंजी बाजार। देखो जहां पर मुद्रा बाजार की बात आती है, मुद्रा यानी पैसों की लेन देन की बात है, पैसों की बात आती है, वहां पर कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। कौन कंट्रोल करता है, सेबी। कौन कंट्रोल करता है, सेबी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पढ़ो सभी क्वेश्चन सभी पढ़े कि पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, भारत का प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ध्यान रखना कौन सा होगा, उपयोग फर्स्ट इसका आंसर होगा कि भारत के प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए आरबीआई किसका नियंत्रण करती है, तो आरबीआई करती है मुद्रा बाजार का। किसका करती है, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट का जो है नियंत्रण करती है। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब क्वेश्चन संख्या 37 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 37 क्या कहता है कि भाई क्वेश्चन संख्या 37 ये कहता है कि आप भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी आधारभूत विशेषता क्या है। भारत एक जो कृषि प्रधान देश है, भारत के अंदर अधिक जनसंख्या विस्फोट है, भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है वो एक क्रियाशील अर्थव्यवस्था है। एकदम सही। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन संख्या 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का आंसर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 क्या कहता है, देखिए विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य से आयात होता है। देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होता है कि हम जब भी विदेशी व्यापार करते हैं तो ऐसी कौन सी मद है जिसमें अधिकतम मूल्य से हम आयात करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, दो प्रकार करते हैं। भारत क्या करती है, एक तो आयात करती है और भारत क्या करती है, निर्यात करती है। क्या करती है, देखो हम किसी देश से अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, आयात कहलाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इनपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इनपोर्ट। ठीक है, और अगर हम भारत भी कोई भी वस्तु अगर किसी देश को बेचती है तो वो क्या कहलाती है, एक्सपोर्ट कहलाती है। ध्यान रखना। ठीक है, तो विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात किया जाता है, ये क्या पूछ रहा है, आयात का मतलब क्या था, एक्सपोर्ट करती है। तो भारत किससे सबसे ज्यादा माल खरीद लेती है, क्या खरीद लेती है, तो वो खनिज तेल खरीदती है। आपको पता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से देशों से आने वाला जो आपका जो
जो खनिज तेल है वो अधिक मात्रा में महंगा होने के कारण हमें भी जो है तेल की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, कम हो रहा है और हमारा इम्पोर्ट जो है ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे जो भारत की राजकोष से जो घाटा है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव है, घाटे में चल रहा है। हमारा राजकोष से घाटे में चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसकी वजह से चल रहा है कि भारत के अंदर एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, इसलिए हमारा राजकोषीय घाटा क्या है, कम चल रहा है। हमारा राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ ही रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, समझ में आया? अब देखो सर, आपने ये तो आयात के बारे में बता दिया कि हम सबसे ज़्यादा तो आयात तो जो है खनिज तेल करते हैं, तो सर हम सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करते हैं? तो ये ध्यान रखना, हम अमेरिका के साथ जो है जो भी हमारे जो हीरे जवाहरात है या हमारे जो हीरे जवाहरात जो है उनको हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सभी आप सभी ध्यान रखना कि हम जो भी हम आयात जो है वो हम खनिज तेल करते हैं और निर्यात जो है हम हीरे जवाहरात जो है जो भी हम वो वहाँ पर क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। वो किसके साथ करते हैं? अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन संख्या 39, भारत की विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित की गई? यानी भारत की जो आपकी जो विदेशी व्यापार नीति है जो कब बनी थी? 2015 के अंदर बनी है, जो 2020 तक चलेगी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको बढ़ा दिया गया, 2021 तक कर दिया गया है। अभी जो नवीन विदेशी व्यापार नीति है उस पर अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में विदेशी व्यापार किस उद्देश्य से प्रेरित की गई थी? कि हमें सबसे ज़्यादा निर्यात में वृद्धि करना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन निर्यात में वृद्धि करना ये तो कतई नहीं है। देखो, निर्यात में वृद्धि करना ये ऑप्शन है, लेकिन आयात में वृद्धि करना ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन संरक्षण देना ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन सही होगा 3, क्योंकि विकास के साथ निर्यात करना, क्या करना, विकास के साथ क्या करना, निर्यात करना। इसका ऑप्शन क्या होगा? एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करना और विकास भी करना, डेवलपमेंट भी करना, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 39 का आंसर आपको समझ में आ गया। 39 का आंसर क्या है? 3। ओके, क्वेश्चन संख्या 40, निर्यात संवर्धन, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोटेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में हमारा क्या करना, निर्यात करना, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बेचना, उसके लिए हमें क्या करना, प्रमोटेशन करना। ठीक है, इसीलिए सरकार कौन कौन सी प्रयास कर रही है? ठीक है, ध्यान से देखना। जांच समितियां नियुक्त कर सकती है कि भाई आपने कहाँ कमी रखी, अभी तक आपका निर्यात क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जांच समिति की गठन कर सकती है। संस्थाएं स्थापित कर सकती है निर्यात संवर्धन के लिए, विदेशों में जो है संस्था स्थापित कर सकती है, भारत में कर सकती है। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन यानी योजनाएं लागू करना, यानी निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला सकती है। तो इसका आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 40वें का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 40, क्वेश्चन संख्या 41 क्या कहता है? आप देखिए, इसको समझना ये जरूरी है। क्वेश्चन संख्या 41, क्वेश्चन संख्या 41 क्या कहता है कि आपके जो है भारत के अंदर यानी भारत में वर्तमान आयात निर्यात नीति यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है ना, इसे बोलते हैं एक्जिम, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, ये बोलते हैं पॉलिसीज। ठीक है, ये देखिए, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा कब की गई? 1 अप्रैल 2015 को की गई। किसके आधार पर की गई है? आपकी नीति आयोग के आधार पर की गई है, ये ध्यान रखना। पहले इसके आधार पर कौन चलता था? तो इसके पहले आगे योजना आयोग चलता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके आधार पर नीति आयोग की घोषणा की गई है। नीति आयोग ने, किसने? नीति आयोग ने 1 अप्रैल 2015 को आपकी नवीन आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई है, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 42 क्या कहता है? सांख्यिकी के आंकड़ों पर आधारित मॉडल क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक मॉडल। क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक मॉडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक मॉडल कहलाते हैं। इसका आंसर संख्या क्या हो जाएगी? 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन संख्या 43 क्या कहता है? राष्ट्रीय आय क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसके अंदर ये ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में बताता हूँ, जल्दी समझ में आएगा, ध्यान रखना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर होना चाहिए राष्ट्रीय आय। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर होना चाहिए। ठीक है, तो 43वें का आंसर संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 44वें क्वेश्चन के आधार पर। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? 44वां क्वेश्चन कहता है एक ओपन इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी का मतलब क्या है ना, जीएनपी का मतलब क्या है, यानी ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक ओपन इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना, जल्दी से बताओ फटाफट, अगर किसी को पता है। मैं बताऊं इसका आंसर, ठीक है चलिए। इसका आंसर होता है कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस उसके साथ निर्यात को जोड़ना और आयात को घटाना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन संख्या 45, केंद्रीय बजट बजट कौन बनाते हैं भाई, बताओ सभी। बजट बनाते हैं हमारे वित्त मंत्री। कौन बनाते हैं, वित्त मंत्री। और बजट पर क्रियान्वित कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बजट बनाने का कार्य वित्त मंत्री करता है, बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री करता है, और बजट को क्रियान्वित कौन करता है, वित्त आयोग करता है, जो राष्ट्रपति के सलाह पर नियुक्त किया जाता है यानी बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए केंद्रीय बजट के अंदर क्या क्या शामिल होता है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटा, तो सभी उपयोग सभी ये सभी जो है केंद्रीय बजट के अंदर शामिल किए जाते हैं ना। सेंट्रल बजट इंक्लूड आर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल जो है आपके जो है घाटे जो है डेफर्ट्स जो है आपके इसके अंदर राजकोषीय घाटे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या 4 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन संख्या 46 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में करों से होने वाली आय का अनुभाजन और वितरण के आधार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मैंने अभी बताया था कि जो आपका जो बजट है उस बजट को कौन घोषित करता है, वो करता है आपका वित्त मंत्री। कौन करता है, वित्त मंत्री। अभी वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अब देखो इसके क्या कहा है कि केंद्र और राज्य में करों से होने वाली आय का विभाजन यानी आयों का बंटवारा और वितरण कौन किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका आधार है वित्त आयोग के द्वारा यानी फाइनेंस कमीशन के आधार पर इसका क्या जाता है, बंटवारा किया जाता है। यानी राज्य को कितना देना है और केंद्र को कितना देना है, रेशियो कौन डिसाइड करता है, वित्त आयोग करता है यानी फाइनेंस कमीशन जो है इसका निर्धारण करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत मत करना। नीति आयोग क्या करता है, नीतियों का निर्धारण करता है। वित्त मंत्री क्या करता है, बजट पेश करता है। योजना आयोग क्या करता है, योजनाओं को जो है लागू करता है। अभी इसका समाप्त कर दिया गया है, इसके आधार पर नीति आयोग लागू कर दिया गया है। ठीक है, और वित्त आयोग के बारे में मैंने बता दिया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार में होने वाले आयों और करों के बीच में अनुभाजन और वितरण का कार्य करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 47। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 47 क्या है, निर्यात संवर्धन यानी एक्सपोर्ट प्रमोटेशन के लिए वित्त व्यवस्था हेतु कौन सा बैंक स्थापित किया गया। यानी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल को दूसरे देशों के साथ बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्री के साथ, तो आपको वित्त की आवश्यकता होती। तो आपको सरकार कौन सी ऐसी बैंक है जो वित्त आपको देगी, यानी पैसे आपको कौन सी देगी। तो भारत के अंदर एक ऐसी बैंक है जो आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए जो है पैसे उपलब्ध करवाती है, तो उसका नाम है एक्जिम बैंक यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है आपको निर्यात संवर्धन के लिए यानी एक्सपोर्ट प्रमोटेशन के लिए वित्त यानी फाइनेंस जो है आपको पैसे यानी उपलब्ध करवाती है, वो है आपकी एक्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन संख्या 48, तो इसका आंसर आप सभी को पता चल गया, सेकंड है। ओके, क्वेश्चन संख्या 48 क्या कहती है, क्वेश्चन संख्या 48 को ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्वेश्चन 48 क्या कहता है कि कौन एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था, देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। अगर वैश्विक इकोनॉमिक्स की बात करता है तो वैश्वीकरण आंसर होता। अगर कोई कठोर कानून है, अगर कोई कठोर कानून नियम है उसको अगर हटाना है तो उदारीकरण की बात करते थे। और अगर कोई एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना तो वैश्वीकरण की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर विकास और दृढ़ता में सहायक है, तो कौन सी है, आर्थिक सुधार। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जो है वो आपका काम में आने वाला है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर होने वाला है कि डीएलसी की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में सहायता कौन करता है, आर्थिक सुधार सहायता करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 49, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अभी इसका आंसर हमें जो है टिक करना मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन संख्या 49 क्या कहता है, जीडीपी और जीएनपी की गणना कीजिए। देखिए आपको जो है यहाँ पर अंतिम मूल्य दे रखा है और यहाँ पर वस्तुओं का और यहाँ पर सेवाओं का अंतिम मूल्य दे रखा है और विदेशों से होने वाली शुद्ध आय दे रखी है, कारक दे रखे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 1 टिक करना है। 40 इसका जो है 4280 करोड़ एंड 4400 करोड़ जो इसका आंसर होने वाला है। आसन संख्या फर्स्ट इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका
का क्वेश्चन मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब जितने भी जीएनपी और जीडीपी वाले जितने भी क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन अभी और आएंगे डायग्राम वाले, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी 1 घंटा हो चुका है, तो अभी क्वेश्चन क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है। ध्यान से सुनना, ये क्लास अच्छी है, आपको पूरी देखनी है, ठीक है। तो देखिए अब है आपके जो है क्वेश्चन संख्या है 50 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन संख्या 50 क्या कहता है कि कुल निजी उपभोग, यानी कोई भी अगर आप अपने खुद के अंदर यानी प्राइवेट कंजम्पशन करते हो या गवर्नमेंट कंजम्पशन करते हो यानी सरकारी उपभोग करते हो या सकल घरेलू पूंजी निर्माण करते हो तो और शुद्ध निर्यात का योग, अब देखो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो कुल पूंजी उपभोग, देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, थोड़ा इस पर ध्यान जरूर दें। कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात का योग क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहलाता है, व्यय पद्धति क्या कहलाती है, कि आपने कहाँ पर पैसे खर्च किए, निजी प्रयोग के लिए किए हैं या सार्वजनिक उपभोग के लिए किए या आपने घरेलू उपयोग के लिए किए हैं, तो इसके लिए आपका शुद्ध एक्सपोर्ट क्या कहलाता है, योग क्या कहलाता है, व्यय पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच कहलाती है, व्यय पद्धति कहलाती है कि आपने सही ढंग से आपने अपने पैसे, देखो अगर आय का मतलब होता है तो वहाँ पर जैसे आपने कोई खर्चे किए नहीं है और आपको पैसे प्राप्त होते तो वो आपकी क्या होती है, आय पद्धति होती है। लेकिन यहाँ पर तो आप खर्चे कर रहे हो, निजी सेक्टर के अंदर कितने पैसे लगाए, सरकार के अंदर कितने लगाए, घरेलू के अंदर कितने लगाए, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, व्यय पद्धति के अंदर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 51, एक सेकंड,